जैसे कि स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर आरबीएसई उसके क्वेश्चन से लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीमर। ये चैप्टर पॉलीमर के ऊपर ही है। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी, और मर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे यूनिट को अगर हम इकट्ठा कर दें और एक जाइंट स्ट्रक्चर बना दें, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉलीमर मीन्स मैनी यूनिट्स और मोनोमर्स। मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब मॉलिक्यूल्स, तो सिंगल यूनिट या सिंगल मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, मतलब एक ही चीज रिपीट होती चली जाएगी, विच आर लिंक टू ईच अदर बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड। किसी में डाइपोल बॉन्ड, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। एग्जांपल उसके पॉलीथीन, पान, ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। पीवीसी, ये पॉली विनाइल क्लोराइड है। नायलॉन 66, बहुत सारे और भी है इसमें, वो इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। नाउ डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक एक एग्जाम्पल पूछा है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर का। नेचुरल जो आपको प्लांट से, एनिमल से मिल जाएंगे, खासकर हमारे बॉडी में भी है, स्टार्च, प्रोटीन्स। रबर प्लांट से रबर मिल जाएगा, रेजिन्स मिल जाते हैं कुछ जानवरों से। और सिंथेटिक जो हम मैन मेड हम बना रहे हैं अपने फायदे के लिए, जैसे ऑर्लॉन, पान, पीवीसी, नायलॉन, बैकलाइट, बहुत सारे इसमें जो हम बना रहे हैं वो सिंथेटिक। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा है वन डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। होमो का मतलब होता है ऐसी यूनिट जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूलर हो, एक ही मोनोमर हो, और को का मतलब है बहुत सारे मोनोमर या दो या तीन मिलकर एक बना रहे हो। तो होमोपॉलीमर में क्या लिखा है? पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर। एक ही तरह का मोनोमर है और रिपीट होता जा रहा है, वो कहलाएगा बेटा होमोपॉलीमर। जबकि कोपॉलीमर जो है, पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ रिपीटिंग स्पीसीज ऑफ यूनिट और मोनोमर, मतलब एक नहीं, इसमें दो तीन यूनिट हो सकती है, इज कॉल्ड कोपॉलीमर। इसके एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज है। अगर हम बात करें पीवीसी की, तो इस तरीके की यूनिट होती है, यहाँ सीएल लगता है, ये कहलाता है विनाइल क्लोराइड। और बहुत सारे जब बन जाएंगे, ये बॉन्ड हट जाएगा तो कहलाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाउ नायलॉन 6, बुना 6, इसके अंदर नायलॉन में दो आएंगे, हेक्सा डाइथाइलुइन, एडिपिक एसिड, इन दो से एक बनेगा। बुना एन के अंदर एन जो है एक्रेलोनाइट्राइल ग्रुप है। बुना जो आपका आइसोप्रीन है, उन दो से मिलकर बनेगा। आगे इसको हम लेंगे लॉन्ग आंसर में। अभी हम सिर्फ एक एक डिफरेंस देना है, तो ये वन काइंड रिपीटिंग है और मोर देन वन काइंड, इसी को ध्यान रखना है। दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। इसमें कई बार कंफ्यूजन आता है, एक आगे आएगा इसके अंदर आपका नायलॉन 6। जब वो नायलॉन 6 आएगा तो उसको हम होमोपॉलीमर बताएंगे, जबकि उसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है। इसके अंदर सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, इसके अंदर यहां लिख देता हूं मैं, मैनी फंक्शनल ग्रुप्स। तो ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक नायलॉन 6 ऐसा है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, फिर भी इसको होमो बोला गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ चेन टर्मिनेशन फाउंड इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल है और एक आयनिक मैकेनिज्म है। मोस्ट कॉमन हमारे पास फ्री रेडिकल है। उसके अंदर जब हम स्टेप 1 करते हैं ग्रोथ, स्टेप 2 करते हैं प्रोपोगेशन, लास्ट स्टेप करते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के 4 हैं, पहला है कपलिंग, दूसरा है डिस्प्रोपोर्शन, तीसरा है चेन ट्रांसफर, और फोर्थ वाला है इनहिबिटर। ये बहुत यूज होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, इन्हें यूज करके क्या करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच मोनोमर आर पॉलीमराइज्ड बाय कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। देखिए एडिशन वाले मैकेनिज्म में हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन है। समझा देता हूं मैं। अगर आपका फ्री रेडिकल है तो आपके ऊपर कार्बन के ऊपर एक फ्री डॉट आएगा इस तरह से, जो भी आपकी चेन चल रही है पॉलीमराइज की, तो फ्री रेडिकल। प्लस आता है बेटा जी तो कैटायनिक, और अगर माइनस आ जाए एनायनिक। यहां हमारा टॉपिक ले लिया उसने कैटायनिक। उसमें वो कह रहा है किसे करता है, तो मेनली उन्हें करेगा जो अनसैचुरेटेड है, या तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। एलिफेटिक में हमारे पास होती है एल्कीन्स और एल्काइंस, और एरोमेटिक में हमने यहाँ पे कई एग्जांपल्स इसमें एक दिया है स्टाइरिन, बेंजीन के ऊपर CH11CH2। ये आसानी से हो सकते हैं, और हम यूज करते हैं लुईस एसिड। जो भी लुईस एसिड होगा जिसको हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एक पीडीआई का पार्ट है। राइट द फॉर्मूला फॉर नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मेथड, जिसके अंदर Mn इक्वल टू समेशन ऑफ Ni, जो कि आपके नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट और उसकी मास जो है मोनोमर की, उसका प्रोडक्ट है, और डिवाइड कर रहे हैं वापस हम नंबर की यूनिट से। तो ये उसकी एक पूरी चेन का समराज होके उसका एवरेज नंबर आ जाएगा, पता पड़ जाएगा कि उसका मॉलिक्यूलर पॉलीमर का एवरेज वेट क्या है।
नेचुरल जितने भी पॉलीमर होते हैं वो 1 से कम होते हैं, और जो आर्टिफिशियल बनाते हैं वो 1 से ज़्यादा होते हैं पीडीआई के अंदर। गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गिव द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। देखो जो नेचुरल रबड़ हमें मिलता है वो बहुत स्टफ होता है, उसकी इलास्टिसिटी बहुत खराब होती है। हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम गर्म सल्फर को नेचुरल रबड़ के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो नेचुरल रबड़ के अंदर क्रॉस लिंक बन जाती है सल्फर की। अगर कोई पॉलीमर ऐसी ये सब नेचुरल रबड़ है तो इसके बीच के अंदर सल्फर की क्रॉस लिंक बन जाती है इस तरह से। तो ये सल्फर की क्रॉस लिंक बन जाएगी तो इसकी स्ट्रेचिंग पावर बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th, राइट द नेम ऑफ मोनोमर नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है नेचुरल रबड़ है बेटा, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन, और इसका एक्चुअल नाम है 2-chloro-buta-1,3-डाइन। ब्यूटा क्यों लगाया हुआ है, 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए आईपीसी का संबंध है, ब्यूटा हो जाता है 1,3-डाइन, और सेकंड नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है तो इसको हम क्लोरोप्रीन भी कहते हैं मार्केट नेम। नियोप्रीन इसका आइसोमेरिक नेम हो गया, और यूं हो गया 2-chloro-buta-1,3-डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नायलॉन 6,6 का फॉर्मूला पूछा है। ये एडिपिक एसिड है, ये हेक्साइल डाइमिथाइलिनेस को होने से ये बन गया, और ये इतनी सी चीज को आप कह सकते हो दिस इज नाउ यू कैन कोपॉलीमर, इसे आप कह सकते हो। इससे पहले क्वेश्चन आया था तो ये एग्जांपल हो गया कोपॉलीमर का। 2 आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो गए, कार्बोक्सिलिक अमीन ग्रुप, दूसरा एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, कपल हो गए, मिल गए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया आपका कोपॉलीमर। मतलब 2 अलग अलग मोनोमर से अब ये बना है, अब इसकी यूनिट रिपीट होती जाएगी तो एक बड़ा जाइंट नायलॉन का कंपाउंड बनता जाएगा। नाउ 2 एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक बायोपॉलीमर। जो बायोपॉलीमर है वो बायोडिग्रेडेबल है, सिंथेटिक इसलिए हमने बनाए हैं। ये क्या काम आते हैं, एक्चुअली ये सब मेडिकल पार्ट है। जो आप कैप्सूल्स देते हो, जो हमारे को स्टिचेस लगते हैं, टाँके लगते हैं, या अगर कोई हमारे नाक में या शरीर के अंदर कोई ट्यूब या कोई वेसल जाती है, या कोई हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, उसके लिए कोई कैथेटर अंदर जाता है, वो सारे जो चीज़ के बने हुए हैं वो सब के सब बायोपॉलीमर हैं, जो आपके लैक्टिक एसिड से, कैप्रोलैक्टम से, ग्लाइकोलिक एसिड से, एल्कोहलिक पार्ट से, या स्टार्च के स्टारिश पार्ट से, ऐसे कुछ चीज़ें जिनसे बना हुआ है। वो कुछ हमारे कोर्स में है, उनके कुछ नाम दिया मैंने, PLA, PCLA, PGA, PVOH, ये आपने नया सुना होगा, दिस इज पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है कुछ कैप्सूल्स के लिए, और ये जो हैं ये टाँकों के लिए जो हम स्टिचेस लगाते हैं उसके अंदर ये बहुत यूज़ आते हैं। आजकल स्टेपलर भी आ गए हैं आपके स्टिचेस जो अपने आप बॉडी में घुल जाते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ बायोपॉलीमर। नाउ वी आर द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस हाउ पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल फॉर ईच। मतलब पॉलीमर का क्लासिफिकेशन चैप्टर में बहुत सारा है, लेकिन यहाँ सोर्सेस पे, सोर्सेस मतलब कहाँ से हमें ऑप्टेन हो रहा है। तो मेनली तो यही हो गया, एक तो आपका हो गया नेचुरल, और एक हो गया आपका सेमी सिंथेटिक, लेकिन एक हमने बना दिया वो हो गया आर्टिफिशियल, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक। तो पहला नेचुरल, सच पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल, वो हो जाएंगे अभी कॉटन है, सिल्क है, वुल है, रबड़ है, और भी 2-3 चीज़ें हैं, रेजिन से। नाउ सेमी सिंथेटिक मिल तो रहा है नेचुरल से ही, लेकिन अपने उपयोग के अनुसार अपन उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। जैसे रबड़ जो अपन गूंद जिसे हम कहते हैं, हम खाते भी हैं, लेकिन उसी रबड़ के अंदर अपन वल्कनाइजेशन करके उसको बहुत तरीकों से यूज़ करने में हम उपयोग में लाते हैं। तो इसमें क्या लिखा हमने आंसर, सच पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट्स एनिमल बट अंडरगो प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, वो हो गया आपके सेमी सिंथेटिक। विस्कॉस कॉटन से बनता है, वल्कनाइज्ड रबड़ नेचुरल रबड़ बनता है, लेदर ट्रेनिंग की जाती है, बहुत स्टफ होता है, बाद के अंदर ये बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें आ जाती है। नाउ सिंथेटिक, ऑल मैन मेड, जितने हमने बनाए हैं जो भी हमारे पास है, पॉलीएक्रेलोन, PVC, बैकलाइट्स, ऑर्लॉन, नायलॉन्स, जितने भी हमने बनाए, टेरिलिन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, ये सब उसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है 12th बेटा, जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड हुआ है बार बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर। क्या है ये, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। इन थर्मोप्लास्टिक मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होगा, बहुत ज़्यादा कमजोर होंगे, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये फर्क आ जाता है कि उसके अंदर किस प्रकार का मॉलिक्यूलर फोर्स है, डिस्पर्जन फोर्स है, लंदन फोर्स है, वीक कोवेलेंट है, उस पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, कैटायनिक एनायनिक है, कैसा है ये तय कर देता है। दूसरा, दे हैव लीनियर, क्योंकि वीक फोर्स है तो इसका लीनियर है, मतलब सिंगल लेयर्स है, और उसकी ब्रांचिंग अगर होगी तो कहीं पे होगी। जैसे कि अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे ये लीनियर और कहीं एक जगह से ब्रांच हुई है तो उसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या, क्रॉस लिंक का मतलब क्या हुआ है कि आपकी जो लाइनिंग्स चल रही हैं इसके अंदर वो आपस के अंदर डेंसली क्रॉस्ड है, डेंसली वो क्रॉस है।
जगह जगह से उसकी आपस के अंदर क्रॉसिंग हुई हुई है, तो वो हिलने वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, स्टफ हो जाएगा। अच्छा, ये प्लास्टिक खासियत क्या है? रीमोल्ड, मतलब गर्म करने पे, ठंडा करने पर ये मेल्ट हो जाएंगे, वापस स्ट्रेच बन जाएंगे, वापस ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये पीवीसी है, पॉलीस्टाइलिन है, लो डेंसिटी पॉलीइथीन है, ये सब इसमें आते हैं जिसको अपन मोल्ड कर सकते हैं। जबकि ये इनफ्यूजिबल है, ये एक बार बन गए फिर नहीं होंगे। जो आपके घर के अंदर आपके स्विचेस है ऑन ऑफ करने के, लाइट्स, पंखों के, जो भी आपके स्विचेस है वाइट कलर के आते हैं, वो सारे के सारे इसके बने हुए बैकलाइट्स के। जो आपके घर के अंदर ऐसी क्रॉकरी है जो कभी टूटती नहीं है, या ऐसे टब हैं वो बने हुए मेलामाइन फॉर्मेट के, उनको आप जला लो, कुछ भी कर लो, और वो कुछ नहीं होना। लेकिन जो पॉलीथीन को आप जलाओगे तो बूंद बूंद उसके अंदर टपके गिरने शुरू हो जाएंगे। ये इसका नेचर है। और ठंडी होने पे वापस सॉलिड हो जाएगी, गर्म करोगे फिर फैल जाएगी। तो ये रिसाइकल हो सकती है, इनको करना बहुत मुश्किल है। तो जो प्लास्टिक कहते हैं ना ये, तो ये ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। नाउ इन फ्री रेडिकल, क्वेश्चन नंबर 13, इन फ्री रेडिकल व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्विनोन? देखो, हाइड्रोक्विनोन एक इनहिबिटर है जो लंबी चेन को तोड़ने में काम करता है। क्योंकि फ्री रेडिकल में क्या है, एक मोनोमर, दो मोनोमर से लगते हैं हजारों करोड़ों मोनोमर बनते जा रहे हैं, पर कहीं पे हमें रोकना पड़ेगा। तो अभी इस पे पहले वाले क्वेश्चन अपन देखा था, कपलिंग है, डिस्प्रोपोर्शन है, चेन ग्रोथ है। और मैंने वहाँ लिखा था लास्ट के अंदर जो था अपना टर्मिनेशन में, मैंने कहा था ये बहुत ज़्यादा आता है हाइड्रोक्विनोन इसका इनहिबिटर के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोक्विनोन आपका इनहिबिटर है, ये लंबी चेन चल रही है, ये इसके साथ जुड़ गया, H दे दिया इसने, इसके साथ जुड़ गया। जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा ये चेन रुक जाएगी। अब ये O इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका एक कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे, और ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से बीच से अलग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और वो पॉलीथीन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्विनोन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोसो ग्रुप है, वो सब के सब टर्मिनेटर के रूप में काम आते हैं, इनहिबिटर के रूप में आते हैं, जो एक चेन को रोकते हैं, चेन को तोड़ने से रोकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, गिव द मोनोमर ऑफ डेक्रोन एंड प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेटा ये मोनोमर जो है डेक्रोन की वो है हमारे पास टर्फथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो पार्ट है ये टर्फथैलिक एसिड है, और ये जो पार्ट है वो क्या आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वाटर यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये जो फॉर्मेशन बन रहा है इट इज एस्टर, सो इट इज कॉल्ड पॉलीएस्टर। और इसके अंदर 10 कार्बन है, 6, ये 7, 8 और 9, 10, इससे इसका नाम पड़ता है डेक्रोन। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज पॉलीडिस्पेरिटी इंडेक्स? इट इज अ रेशियो बिटवीन टू फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हमारे पास है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले का जो डिफरेंस है रेशियो का, वो जो आएगा वो पीडीआई है। अगर ये 1 आता है तो ये नेचुरल पॉलीमर है, 1 से ज़्यादा आता है तो आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स होंगे, ऐसा इसको रिकॉर्डेड किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई रबर इज वल्कनाइज। देखो ये जो वल्कनाइज शब्द आ गया तो ये सल्फर के साथ आ गया। जो चीज़ सल्फर के साथ ट्रीट की जाएगी वो सब की सब वल्कनाइज में आती है। रबर इज वल्कनाइज टू इंप्रूव द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ रबर। जो भी आपकी रबर की नेचुरल प्रॉपर्टी कौन सी, स्टिकीनेस, सॉफ्टनेस, इलास्टिक प्रॉपर्टी लो होती है, और इट एब्जॉर्ब वाटर इन लार्ज अमाउंट। ये जो पॉइंट है, ये आपके घर में जो गूंद जो हम रखते हैं खाने में, उसको अगर हम पानी में भिगो दें तो बहुत जल्दी वो घुल जाएगा, और उसे हम लई कहते हैं। वो चिपकाने में काम आता था, पहले ज़माने में ऐसे ही गम होता था, वो नेचुरल गम ऐसी तरह से बनता था। तो इस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए नेचुरल रबर हीटेड एट दिस 140 एंड 160 डिग्री टेम्परेचर, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, विद सल्फर के साथ। सो क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म बिटवीन लॉन्ग चेन। तो ये आपका नेचुरल रबर है, ये वाला यहाँ तक, ये वाला। इसके बीच के अंदर ये जो बन रहे हैं ये मैंने बना के दिखाए आपके क्रॉस लिंक, और ऐसे लंबे बनते जाएंगे तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और पानी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी सारी खत्म हो जाएगी। इवन इसके ऊपर किसी भी ऑक्सीडेशन एजेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये क्वालिटी रबड़ में आ जाती है, उसकी वजह है वल्कनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज LDPE एंड HDPE इंडिकेट? लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। डेंसिटी का आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बढ़ जाने से एक पॉलीथीन फ्लोट करेगा, एक सिंक कर जाएगा। जो सिंक कर रहा है बहुत हार्ड होगा, जो हमारे स्विच घर में होते हैं, बकेट, स्टव, और जो फ्लोट कर रहे हैं जो नॉर्मल थैलियाँ यूज करते हैं। प्रिपरेशन दोनों की इथीन से ही होगी, ये भी इथीन से बन रहा है, ये भी इथीन से, पर इसका प्रेशर है 1000, इसका 6, टेम्परेचर 350, इसका 340, प्रेशर इसका ज़्यादा है। इस पर पर ऑक्साइड, इसमें खास एजेंट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, वो यूज़ किया जाता है। ये बनते हैं आपके स्क्वीज बॉटल्स, फ्लेक्सिबल पाइप्स, पॉलीथीन्स, पॉलीबैग्स, इसमें बनाए जाते हैं टफर जो है बकेट्स, डस्टबिन, टब्स, etc. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और 26 एक ही है। 18 में
अलग पूछे हुए हैं, 26 अलग पूछे हुए हैं, जो कॉमन है मैंने लिख दिए, टोटल ये 5 ही उनमें। नाउ पहला है बेटा क्वेश्चन का पीवीसी, जिसका मोनोमर बताना है, प्रिपरेशन बताना है। तो पीवीसी के मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर ये है, सी डबल बॉन्ड के साथ लग गया Cl। अगर Cl नहीं होता तो ये कहलाता है विनाइल, मतलब डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में अगर एक H कम हो तो विनाइल कहलाते हैं। जैसे एल्केन में से एक H कम होते हैं एल्काइल कहलाते हैं, वैसे एल्कीन में से एक H कम होती है विनाइल कहलाते हैं। तो ये विनाइल क्लोराइड एडिशनल पॉलीमर है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, खूब सारे मोनोमर जुड़ेंगे, एक बन जाएगा पॉली, तो नाम बन गया पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नंबर 2 टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये आपका टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका ही पॉलीमराइजेशन करने में बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसे हम निक नेम कहते हैं टेफ्लॉन। थर्ड टेरलिन, अभी हमने नेक्स्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था डेक्रोन, वही है ये, इथाइलिन ग्लाइकॉल टर्फेलिक एसिड, एस्टर इसके अंदर बन रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है एस्टर, खूब सारे एस्टर बनेंगे, इसलिए ये कहलाएगा आपका पॉलिस्टर। नाउ नायलॉन 66 सबसे पहला यही बना था। नाई और लॉन दो अलग अलग देश के नाम है, न्यूयॉर्क और लंदन, और 6 क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और इसमें 4, 5, 6, इसका नाम पड़ गया नायलॉन 66। इसका जो मोनोमर है वो है हेक्सा मिथाइलिन डाईअमीन, ये होता है टेट्रा मिथाइलिन डाईओइक, जिसे हम कहते हैं एडिपिक एसिड। अब ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इसके अंदर से वाटर निकल जाएगा बाहर, पीछे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा NH और CO के बीच में, एंड दैट कॉल नायलॉन 66। लास्ट बैकलाइट, जितने भी आपके स्विच एसी के हैं, इसका मेन मोनोमर है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करने पर मैंने यहाँ पे एक डैश किया हुआ है, यहाँ का H जो है वो हट के इसको के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल पूरा नाम इसका फिनॉल। अगर पैरा बनेगा तो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसके बाद वो जो चीज़ इसके अंदर है वो यहाँ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने के बाद इसके अंदर पहला जो कंपाउंड आएगा दैट इज कॉल्ड नेवोलॉग, जिसकी एक चेन यहाँ पे दिख रही है आपको। तो ये जो चेन इसके अंदर दिख रही है, इसके अंदर ये सब आपस के अंदर मिलते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद नेवोलॉग को अगर हम लेंगे और वापस फॉर्मुलेट करेंगे, एक इसकी शीट एक स्ट्रक्चर बनेगी, ऊपर भी नीचे भी प्लस में, तो 3D स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा, जिसके अंदर बहुत सारी मिथाइल की चेन चलती जाएगी, दैट इज कॉल्ड बैकलाइट। जितने भी आपके स्विच जो भी आते हैं व्हाइट कलर के, सारे सारे इसी के हैं। सबसे टफ पॉलीमर में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज BHBV? P फॉर पॉली, H फॉर हाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूट्रेट, ब्यूट्रेट मतलब 4 कार्बन वाला आपका ब्यूटेनिक एसिड, V फॉर वेलरेट 5 कार्बन वाला पेंटोइक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे 5। यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप है, तो हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, क्योंकि 3 पोजीशन पे है, 1, 2, 3 पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आगे लिया है, मिथाइल और इथाइल को नीचे डाल दिया, ताकि इन दोनों के बीच के अंदर रिएक्शन हो सके। और ये जो रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, यहाँ पे ये वाटर बार आ रहा है इसके अंदर NH2O, और पीछे जो चीज़ बन रही है दैट इज पॉलीहाइड्रो ब्यूट्रेट वेलेट। ये एक तरह का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो इजीली बैक्टीरिया से डिग्रेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीडीआई क्या है, सॉरी पीडीआई प्रोटीन का 1 क्यों है? वाई पीडीआई ऑफ प्रोटीन इज 1? पीडीआई ऑफ प्रोटीन इज 1 बिकॉज जितने भी आपके बायोपॉलीमर है शरीर के अंदर, जो प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, लैक्टिक एसिड्स है, उन सब का जो रेशियो है मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले का और नंबर मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले का हमेशा सेम और यूनिटी होता है। इसलिए पीडीआई का जो फॉर्मूला है आपका MW/Mn वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। दैट्स वाई जितने भी बायोपॉलीमर है, जितने भी आपके बायोपॉलीमर हैं, उन सब का पीडीआई अधिकतर 1 आएगा। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्लासिफाई द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, टाइप्स ऑफ पॉलीमरेशन, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मोनोमर यूनिट के अंदर हमारे पास 2 होंगे, होमो और को। टाइप्स ऑफ जो पॉलीमरेशन उसके अंदर हमारे पास 2 होंगे, एडिशन और कंडेंसेशन। और मॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हमारे पास 2 होंगे, इलास्टोमर और फाइबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, मतलब आपका यूनिट क्या है। जो आपका मोनोमर बन रहा है इसके अंदर पीवीसी है, तो इसके अंदर एक ही चीज़ है, दिस वन, दिस इज योर विनाइल साइनाइड। पान है तो इसके अंदर एक ही चीज़ है, दिस इज योर एक्रोनाइट्राइल। मतलब एक ही पर्टिकुलर आपका यूनिट है, इसलिए ये होमो है, मतलब इसके अंदर कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन कोपॉलीमर में क्या है, जैसे बुना जिसके अंदर एक ब्यूटाडीन है, स्टेरीन। कैसे? ये अगर आपका ब्यूटाडाइन है 1, 2, 3 और 7 के अंदर आपका इसमें लगा हुआ है CH5N, आपका स्टेरीन बेंजीन का जो लगा होता है, जिसके साथ इसकी यूनिट लगी होगी इस तरह से, ये चीज़ ये अगर लगा हुआ है तो एक आपका ब्यूटाडीन लगा हुआ है, एक आपका स्टेरीन लगा हुआ है, 2 को मिला के बनाया है, तो ये आपका कोपॉलीमर हो गया। डेफिनेशन देख लेते हैं, सच पॉलीमर फॉर्म ओनली 1 काइंड ऑफ रिपीटिंग यूनिट और मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। पीवीसी हो गया, पान हो गया,
कोपॉलीमर में सच पॉलीमर फॉर्म मोर देन वन रिपीटिंग यूनिट, ये दो हैं, इसमें भी दो हैं, और फिर ये रिपीट होती रहेगी, एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनता जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन दो हैं, एडिशन और कंडेंसेशन, ये भी करेंगे। इसके अंदर एडिशन के अंदर हम दो चीज़ों को जोड़ेंगे, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। कंडेंसेशन के अंदर हमारा HCl है, वाटर है, अल्कोहल है, ये बाई प्रोडक्ट लगेंगे और पॉलीमर्स बनेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट बेटा जो अपना क्लासिफिकेशन है वो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन पे है। तो दो तरह की पॉलीमर बनाने की विधियां हैं। ये एडिशन पॉलीमर है, एक जैसे बहुत सारे सिंगल मोनोमर यूनिट से एक बड़ी चेन बनती है और इसके अंदर दो मोनोमर यूनिट लगाते हैं, जो बार बार इसका एग्जांपल आ चुका है, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन प्लस आपका एडिपिक एसिड, इस पॉलिस्टर के अंदर टरफथलिक एसिड, साथ के अंदर आपको एथिलीन ग्लाइकोल। तो क्या लिखा अपन ने, द सच पॉलीमर आर फॉर्म बाय द रिपीटिंग एडिशन ऑफ सेम और डिफरेंट सिंगल मोनोमर यूनिट having double or triple bond is called additional, but same one thing is that no byproduct, कुछ नहीं निकलेगा, एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा, प्योरली एडिशन। कंडेंसेशन है, इसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट लिखेंगे, वाटर है, अल्कोहल है, HCl है, ये चीज़ निकलती है। इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले या सेम फंक्शनल वाले दो अलग अलग मोनोमर जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंडेंसेशन। खासकर वाटर ज़्यादा निकलता है, इसीलिए वर्ड आता है कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारा बेसिस है मॉलिक्यूलर फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग, उसके बिहाफ पर है। पहला हम ले रहे हैं इलास्टोमर, जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे जिनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे हैव वेरी हाई प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई है, और उनके बीच में क्रॉस लिंक भी है। और ये क्रॉस लिंक आपको पता है वल्कनाइजेशन जो हमने किया था सल्फर की वजह से, वो बना सकता है। इनमें आ जाता है बुनाएस, बुनाइन। फिर आता है फाइबर। फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है, दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल होता है, इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे कि नायलॉन 66। पैराशूट की डोर भी इससे ही बनती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? एक्सप्लेन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन विद मैकेनिज्म एंड एग्जांपल। तो बड़ा एडिशन पॉलीमर क्या है? एक छोटे छोटे मोनोमर जुड़ते जाएंगे, एक के बाद लाखों करोड़ों वाली बहुत बड़ी रेंज बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। लेकिन इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वो हो जाता है आपका एडिशन पॉलीमर। तो हमने क्या लिखा है, सच पॉलीमराइजेशन इन विच मॉलिक्यूल आइदर ऑफ सेम और डिफरेंट, मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट रिपीटिंग भी हो सकते हैं, फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। सच प्रोसेस रिक्वायर्ड इनिशिएशन, यानी कि एक कैटलिस्ट चाहिए। These catalyst may be free radical, may be ionic। अब ये जो कैटलिस्ट वाला जो काम है, ये कैटाइनिक हो सकता है, आयनिक हो सकता है, या फ्री रेडिकल। क्वेश्चन हमारा फ्री रेडिकल पे है, इसलिए हम लेंगे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है? मोस्टली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, एल्कीन्स, एल्काडाइंस, जो कि पॉलीमराइजेशन में जाएंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इसके हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड को हम गर्म करेंगे, यानी कि इसको हीट करेंगे। हीट जब इसको करेंगे तो ये अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करते हुए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से टूटेगी, टूटते ही इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, ये शो करता है फ्री रेडिकल है, लेकिन फिनाइल कार्बन डाइऑक्साइड है। ये और हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी, पीछे सिर्फ फिनाइल का फ्री रेडिकल रह जाएगा। अब बेटा ये फिनाइल का फ्री रेडिकल किसी अनसैचुरेटेड एल्कीन के साथ जुड़ेगा और एक अपना जाइंट स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आपका हो गया पहला स्टेप, चेन इनिशिएशन जो स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोगेशन। अब ये वाली चीज जो इससे पहले बनी थी, द लार्ज फ्री रेडिकल विच ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप अगेन रिएक्ट विद अनदर इथीन टू फॉर्म ए फ्री रेडिकल जाइंट। अब ये फिर एक इथीन से जुड़ेगा, एक लार्ज, फिर से जुड़ेगा, फिर एक लार्ज, और ये सो ऑन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक आप इसको टर्मिनेशन पे नहीं लाओगे। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्मिनेशन के मेथड्स हैं, और वो जो है उनमें से हम यूज़ कर रहे हैं कपलिंग मेथड। हमारे पास 4 हैं, हाइड्रोक्विनोन मेथड है, डिस्प्रोपोर्शन मेथड है, चेन ग्रोथ है। तो हम कपलिंग ले रहे हैं, 2 को कपल कर देंगे तो जाइंट 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने से ये बीच के अंदर में मिल रहा है एक पॉलीमर, ये दोनों साइड के अंदर रहता है फिनाइल, इनको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया जाता है, ये वापस बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट निकल जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को करके स्टार्ट करके हट जाना, साथ रहना नहीं। जो कंपाउंड साथ रहता है वो उसका प्रोडक्ट बनता है, कैटलिस्ट साथ नहीं रहेगा, काम करके निकल जाएगा। पीछे ये बचा आपका पॉलीथीन, ये आपका हो गया पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल। अब एक चीज़ से ऐड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे किसी वजह से लुईस एसिड से या लुईस बेस से प्लस का या माइनस का निशान बनता है तो वो कहलाता है कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन। मेथड्स वही रहेंगे, सिर्फ डॉट की जगह पे प्लस का या माइनस का निशान आ जाएगा, लेकिन साथ में प्लस के लिए कोई आपको कैटाइन लेना पड़ेगा, माइनस के लिए आपके लिए कोई एनाइन लेना पड़ेगा, जो इसके साथ चलते रहेंगे। बाकी वही इसके मैकेनिज्म रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन है नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, कंपोजिशन क्या, स्ट्रक्चर क्या है। नेचुरल रबर प्लांट से मिलता है, लीनियर पॉलीमर है वो, नाम क्या है इसका, आइसोप्रीन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, इसका पॉलीमर करती है, बन गया पॉली आइसोप्रीन। ये हमें 2 तरह के मिलते हैं,
ये आपका सिस, ये ट्रांस, इसको एक नाम दिया जाता है गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा, ये गट्टा पर्चा आपको ऐसे नहीं पता है, लेकिन पैकिंग के अंदर काम आता है, इवन टूथ फिलिंग में काम आता है। बहुत सारी रबड़ के जो टिश्यूज़ बनते हैं, जो रबड़ की चीज़ें बनती हैं, उनके अंदर भी जहाँ पर कुछ खराब हो जाता है, उस पूरे रबड़ की चीज़ को या प्लास्टिक चीज़ को भरा जाता है, तो गट्टा पर्चा से भरा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 क्वेश्चन आपके दो तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर है। व्हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज टेकन एज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, how many type of average molecular weight can be represented each, please explain. now दो है हमारे पास mn और एक mw, दोनों देखते हैं। as we know that number of monomer unit present in polymer are degree of polymerization, मतलब जितना n होगा उसके अंदर, जहाँ हम कोई पॉलीमर के आगे ब्रैकेट में n लगाते हैं यहाँ पे ये तो इसकी डिग्री है कितना है, इसके अंदर 1000 है, करोड़ है, 10 करोड़ है, वो बताता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिक्स। किसी का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज़ लोगी, इथेनोइक एसिड फिक्स है, मिथोनिक एसिड फिक्स है, लेकिन एक पॉलीमर की बात करोगे तो फिक्स नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। एन कितने होंगे ये हमें पता नहीं है, कहाँ से टूटेगा, क्या होगा, कोई ध्यान नहीं है, तो उसे एवरेज लेना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू ऑफ एन इज डिफरेंट, सो वी टेक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे दो मेथड है, नंबर और वेट। पहला है नंबर। नंबर पे क्या है, इट इज सम ऑफ नंबर, नीचे दिख रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ नंबर एंड मास। तो देखिए, it is represented by m and bar. It is defined as sum of all molecular weight of all polymer is divided by total number of polymer. जितने भी weight है, this mean weight, और number, this is the number. Here n1, m1, n2 और बहुत सारे हैं, तो ni, mi. Total mass हो गया उसका n1, m1, m2 चलता रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, n2 चलते रहेंगे। इसका कोई डिफाइन नहीं है, हम पता नहीं है कितना देंगे, हम जो n दे देंगे 1000, 2000 वो मानना पड़ेगा, हमने मास दे दिया वो मानना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन m बार n इक्वल टू द सम ऑफ मोलर मास अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ पॉलीमर। तो सिग्मा ले लिया हमने उसका, ni, mi, ये फॉर्मूला बन गया। आपको इनकी वैल्यू दी जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हैं, mn। अगर इनकी वैल्यू दी जाएगी आप क्या निकाल सकते हैं, mw। और इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे, डेट इज कॉल्ड PDI, पॉलीडिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स। 1 आता है तो नेचुरल पॉलीमर है, 1 से ज़्यादा आता है तो आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। नाउ वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इन दिस नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेट आर मल्टीप्लाई देयर मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे उनके इस वेट को, जो यहाँ पे वेट लिया था, उसी वेट को हम उसके मास से भी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वैल्यू आ रही है n1 m स्क्वायर, n2 m स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी ni mi स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ni mi, इसका यही चीज़ जो यहाँ पे लाई लिखी है, हम यहाँ लिख सकते थे mw ni mi स्क्वायर n2 m स्क्वायर डॉट 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 ni mi स्क्वायर अपॉन ni mi, वही सिमुलेशन ले लिया, इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। तो वैसे तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, डेरिवेशन आता है, तो डेरिवेशन का ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको मास से मल्टीप्लाई करना है, इसमें नहीं करना है। दोनों अपने अपने तरीके हैं, लेकिन जब हम उसका इंडेक्स लेंगे, दोनों एवरेज देंगे, तो इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, डेट इज कॉल्ड PDI। आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट बायोपॉलीमर एंड बायोडिग्रेडेबल। बायो शब्द आ गया मतलब जैविक, जो हमारे शरीर में है, प्लांट्स में, एनिमल्स में है, लिपिड, सैक्राइड्स, प्रोटीन्स, ये सब बायोपॉलीमर में आते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, और ये आज के टाइम में बायो इंजीनियरिंग में काम आ रहे हैं। जेनेटिक DNA म्यूटेट कराना, जो भी नई नई चीज़ें उसके अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल, जो बैक्टीरिया द्वारा डिग्रेड हो जाए, वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल तो सारे बायोपॉलीमर। सिंथेटिक में हमारे पास PL है, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, PCl, पॉलीकैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, एक आप पहले पढ़ चुके हो, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेट। ये सब के सब थ्रेडिंग करने में, सर्जरी में, कई तरह के जो आपकी ड्रिप्स जो लगती है उनमें सब तरह के जो शरीर के अंदर जो कैप्सूल हम लेते हैं वो इससे बनते हैं, जिनका हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन इसमें किए। फिर भी कोई लगता है कोई क्वेश्चन वापस समझना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पूछ सकते हैं। एंड लर्न दीज ऑल क्वेश्चन। थैंक यू।